औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले वीडियो में हमने बायोलॉजी और इसकी ब्रांचेस के बारे में टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने पहले 5 ब्रांचेस के बारे में बात की। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बेसिकली द स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी इसमें हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब टिश्यू क्या है? टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी जब सेल्स कंबाइन होते हैं, चाहे वो सिमिलर हो या डिफरेंट हो, वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू का काम क्या होता है? वो एक स्पेसिफिक फंक्शन सर अंजाम देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स में देखें, जाइलम टिश्यू होता है जिसका काम रूट से लीफ तक पानी और नमकियात को पहुंचाना होता है। इसी तरह जाइलम जो है ये सपोर्टिंग टिश्यू भी है। इसी तरह अगर हम देखें तो प्लांट्स में फ्लोएम टिश्यू होता है जो लीफ से जो खुराक तैयार करता है उसको प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाता है। इसी तरह मस्कुलर टिश्यूज जो हैं ये एनिमल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मूवमेंट और लोकोमोशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्लांट्स में देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़ है, वस्कुलर टिश्यूज़ है, ग्राउंड टिश्यूज़ है, सपोर्टिंग टिश्यूज़ है, जो हर एक जो है स्पेसिफिक फंक्शन सरंजाम देता है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग में भी डिफरेंट किस्म के टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यूज़ हैं। इसी तरह बोन टिश्यूज़ हैं, कार्टिलेज है, ब्लड है, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं। ये तमाम टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ये हर टिश्यू जो है ये सिमिलर या डिफरेंट सेल से मिलकर बनते हैं और हर एक जो है अपना स्पेसिफिक फंक्शन सरंजाम देता है। नेक्स्ट हमारे पास पैलेंटोलॉजी है। तो पैलेंटोलॉजी में बेसिकली हम फॉसिल्स, एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी करते हैं। अब ये स्टडी हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि इन ऑर्गेनिज्म को मौजूदा ऑर्गेनिज्म के साथ इनका लिंक मालूम किया जा सके और इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम की जा सके। यानी मौजूदा ऑर्गेनिज्म का इन ऑर्गेनिज्म के साथ जो लिंक है वो स्टडी करते हैं। इसमें एनिमल फॉसिल्स भी आते हैं और प्लांट फॉसिल्स भी आते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये डायनासोर्स का फॉसिल है और इसकी मदद से ये मालूम करते हैं, साइंटिस्ट मालूम करते हैं कि ये इस कायनात से, इस दुनिया से क्यों ख़त्म हुए और मौजूदा किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से ये मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्सोनॉमी है। तो टेक्सोनॉमी भी बायोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की जाती है। अब क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी इसमें अगर एनिमल है तो एनिमल को हम मेन 2 ग्रुप्स में, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में तकसीम करते हैं। फिर इनवर्टिब्रेट्स को मजीद 9 फाइलम में डिवाइड किया जाता है, वर्टिब्रेट्स को 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। इस तरह प्लांट्स को फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं और जो साइंटिस्ट ये काम सरअंजाम देते हैं उनको टेक्सोनोमिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारी है वो है एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी में बेसिकली हम इंसेक्ट्स के मुतालिक स्टडी करते हैं, इनके लाइफ साइकिल के बारे में और इनके बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट स्टडी करते हैं कि किस तरह बीमारियां फैलाते हैं, ये किस तरह पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ये किस तरह हमारे लिए हनी बनाते हैं, या ये किस तरह हम में मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ काज करते हैं। तो ये बेसिकली हम स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी में। हमारा नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ जीन एंड हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यानी इसमें हम वो कैरेक्टर स्टडी करते हैं कि जो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं। अब ये प्रोसेस जीन्स की मदद से पॉसिबल होता है। अब जीन्स क्या है? ये डीएनए का एक पार्ट होता है जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल आई के कलर के लिए एक जीन होता है, हाइट के लिए दूसरा होता है, यानी हर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक अलग-अलग जीन होता है और इसकी मदद से कैरेक्टर जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस जो है ये हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इम्यूनोलॉजी है।
इम्यूनोलॉजी में बेसिकली हम ह्यूमन इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम को हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। अल्लाह ताला ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक स्पेशल इम्यून सिस्टम डेवलप किया है, जिसका काम ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दाखिल होते हैं तो ये इम्यून सिस्टम उसको कैप्चर करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करके बॉडी से निकालते हैं, यानी ये हमारी बॉडी को बीमारियों से रोकते हैं। तो जब हम ये स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में इसमें साइंटिस्ट वो प्रोसेसेस इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंसान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एनिमल्स की और प्लांट्स की नई वेराइटीज़ डेवलप हुई हैं, जिसकी वजह से इन एनिमल्स की और इन प्लांट्स की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी की मदद से नए एंटीबायोटिक्स वैक्सीन्स वगैरह तैयार किए गए हैं। एंटीबायोटिक्स की मदद से बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाता है, जबकि वैक्सीन की मदद से वायरसेस को कंट्रोल किया जाता है और बैक्टीरिया को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब जिस तरह एक पेशेंट होता है जिसका बॉडी जब इंसुलिन नहीं बनाता तो उसको डायबिटीज़ यानी ज़ियाबतीस का मर्ज़ लाहक होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वो जीन्स जो ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो बैक्टीरिया के जीन्स के साथ जब अटैच कर दिया जाए तो बैक्टीरिया जो है वो फिर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और यही इंसुलिन जो है फिर डायबिटीज़ के मरीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो स्टडी इसमें किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर को प्रोवाइड करते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं, सन से फोटोसिंथेसिस करते हैं और इन प्लांट्स पर फिर हर्बियोरस इन्हिसार करते हैं, हर्बियोरस पर कार्निवोरस इन्हिसार करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान इस ताल्लुक़ को, इस इंटर रिलेशनशिप को जब हम स्टडी करते हैं तो ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इसके बाद पैरासाइटोलॉजी आता है। तो पैरासाइटोलॉजी बेसिकली द स्टडी ऑफ पैरासाइट को पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। पैरासाइट किसे कहते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अटैक करें और उनमें बीमारियां फैलाएं और अपने लिए खुराक वगैरह तलाश करें, इसको हम पैरासाइट कहते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म से ये पैरासाइट खुराक हासिल करते हैं इसको होस्ट कहा जाता है और पैरासाइट और होस्ट के इस रिश्ते को पैरासिटिज्म कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के वर्म्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी से खुराक भी लेते हैं और हम में मुख्तलिफ़ बीमारियां भी फैलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोशल बायोलॉजी है। तो सोशल बायोलॉजी में हम सोशल एनिमल्स जिनमें एंट्स, बीज, ह्यूमंस वगैरह आते हैं, इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो हैं वो स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल उनका बिहेवियर स्टडी करते हैं कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उनका क्या बिहेवियर है, ये किस तरह इनका रहन सहन है, इनमें तब्दीलियाँ कैसी आती हैं, ये तमाम स्टडी करना ये सोशल बायोलॉजी कहलाता है। हमारे पास लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है वो फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी में बेसिकली हम ड्रग्स की प्रिपरेशन और उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म पर असरात स्टडी करते हैं। अब ड्रग्स किसे कहते हैं? ड्रग हर वो केमिकल सब्सटेंस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को इफेक्ट करता है, इसको हम ड्रग कहते हैं। अब यही ड्रग अगर डॉक्टर हमारे लिए प्रिस्क्राइब करे तो उसको हम मेडिसिन कहते हैं और उसकी वजह से बीमारियों का इलाज किया जाता है। लेकिन अगर वही केमिकल हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए नारकोटिक्स बन जाता है और हमारी बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से हम अपने आप को बीमारियों से रोकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी थी। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जो कि 2 वीडियोज़ में पेश किया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।